ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। डॉक्टर की बात सुनकर अभिजीत और निर्मला घबरा जाते हैं। अभिजीत समझ जाता है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वही निर्मला की आंखों से तो आंसू गिरने लगते हैं। आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, ऐसी क्या बात है? मेरी बहू और बच्चा ठीक तो है ना? काश मैं ऐसा कह पाता। गुंजन ने अपना बच्चा खो दिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमें गुंजन के गर्भ में बच्चे का एक भी चिन्ह नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लग रहा है जैसे वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। मुझे तो यह बुद्धि बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुश्किल समय में गुंजन के साथ खड़े रहेंगे। ये आवाज कैसी? कहीं गुंजन? सब लोग भागते हुए गुंजन के कमरे में पहुंचे तो देखा कि गुंजन पागलों की तरह बिस्तर पर रखे कंबल और तकियों को फाड़ रही है और जोर जोर से चीख रही है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? मैं सब बर्बाद कर दूंगी। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। गुंजन की ये हालत देखकर अभिजीत की आंखों से आंसू छलक आते हैं और वो भागकर उसे गले लगाने की कोशिश करता है। गुंजन शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरी बात सुनो। अभिजीत के गले लगाते ही गुंजन चीख चीख कर रोने लगती है। अभिजीत, अभिजीत, मेरा बच्चा। ये सब मेरे बच्चे के कातिल हैं। मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभिजीत, गुंजन को अभी सख्त आराम की जरूरत है। मैं इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता हूँ। नर्स कमरे में आती है और जबरदस्ती गुंजन को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। अब गुंजन शांत हो चुकी थी। सबने उसे आराम करने के लिए कमरे में अकेला छोड़ दिया। गुंजन की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। ये तो क्या बोल रहा है बेटा? ये सब तेरी वजह से नहीं, बल्कि उस श्राप की वजह से हो रहा है जो भीलवाड़ा को बर्बाद कर चुका है। मुझे तो लगा था कि वो सारी बातें झूठी थी, मगर आज सब सच देख लिया। अब बस भी करो माँ। आज के जमाने में भी श्राप और भूतों जैसी बातों पर यकीन करते हो। ये सब कुछ नहीं होता। मुझे तो लगता है कि गुंजन को कोई बीमारी हुई है। इस वक्त उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे सावित्री को बुलाना ही होगा। वही है जो गुंजन को संभाल सकती है। ये दिल्ली है, जहाँ के एक बड़े अस्पताल में सावित्री काम करती है। वो एक मनोवैज्ञानिक है और ऐसे कई केसेस को साइंस की मदद से हैंडल करती है जिन्हें ये दुनिया भूत का नाम दे चुकी है। सावित्री भूतों में यकीन नहीं करती है। वो इस वक्त कुछ मनोवैज्ञानिकों के साथ एक मीटिंग कर रही थी कि तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? भाभी कैसी हैं? हाँ, आप बिल्कुल मत कीजिए, मैं कल ही पहुंचती हूँ। क्या हुआ सावित्री जी, सब ठीक तो है ना? जी हाँ, सब ठीक है। सॉरी, पर मुझे एक अर्जेंट केस मिला है तो मुझे जाना होगा। सावित्री ट्रेन से उतरती है। वो अपने हाथ में एक बैग पकड़े हुए गांव की तरफ बढ़ रही है। रास्ते में लोग उसे अजीब निगाहों से देखते हैं। गांव की गलियों में गहराती खामोशी और हल्की हवाओं का शोर माहौल को और रहस्यमयी बना रहा है। भीलवाड़ा अभी भी नहीं बदला। वही पुरानी सड़कें, डरे हुए लोग और एक अजीब सी खामोशी। न जाने क्यों मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे कुछ अजीब वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। सावित्री कई सालों बाद अपने गांव लौट रही थी। पिछली रात उसे अपने परिवार से गुंजन के अजीब बर्ताव के बारे में खबर मिली। ये खबर सुनकर उसके मन में कई सवाल उठे जिनका जवाब वो खुद ढूंढने के लिए यहाँ आई थी। सावित्री, सावित्री, तुम आ गई। मुझे पता था तुम आओगी। तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। गुंजन के चेहरे पर थकावट और डर साफ झलक रहा था। वो सावित्री को देखते ही गले लग गई। गुंजन, सब ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? बात क्या है? वो बच्चा, वो मुझे हर जगह दिखता है। कभी वो मेरा पल्लू पकड़कर मेरे पीछे पीछे चलता है तो कभी इसी दरवाजे के पास खड़े होकर माँ माँ चिल्लाता है। उसी ने और मेरा बच्चा,
मेरा बच्चा। गुंजन, गुंजन होश में आओ, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। गुंजन होश में आओ, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। सावित्री गुंजन को पकड़कर जोर से हिला देती है और गुंजन का वहम टूट जाता है। ये इतनी तेज हवाओं का झोंका क्यों चलने लगा? खैर गुंजन चलो अंदर चलते हैं। माँ, माँ, सावित्री मेरी लाडो, तू कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, मगर भाभी का ये हाल कब से है? 15 दिन हो गए हैं। कभी अचानक चीख पड़ती है, कभी कहती है कोई उसे बुला रहा है। डॉक्टर को दिखाने की सोची थी, लेकिन हमें लगा सब ठीक हो जाएगा, मगर इसकी हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। भाई कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहे। अभिजीत, वो बेचारा हर वैद और डॉक्टर के चक्कर काट रहा है। उसके गले से तो रोटी तक नहीं उतरती है। तभी तो तुझे बुलाया है, ताकि तू इसे ठीक कर सके। निर्मला की बातें सुनकर सावित्री की चिंता और बढ़ गई। उसने घर का मुआयना लेने का फैसला लिया। वो बहुत थक गई थी, इसलिए थोड़ा आराम करना चाहती थी। मैं भी कितनी पागल हूँ। पूरे 1 साल बाद मेरी लाडो घर वापस आई है और मैंने उसे खाने तक भी नहीं पूछा। तू ये सब छोड़, जाकर अपने कमरे में आराम कर। मैंने तेरी पसंदीदा दाल बाटी बनाई है, लाती हूँ। हाँ, मेरा कमरा, कितना सुकून मिलता है अपनी पुरानी चीजों को देखकर। लेकिन ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? सावित्री अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन गुंजन के कमरे से आती सिसकियों ने उसे बेचैन कर दिया। उसने तुरंत कमरे की ओर रुख किया। दरवाजा खोलते ही उसे भीतर का भयावह दृश्य दिखा। सावित्री, तुम आ गई, मुझे बचा लो, मुझे कुछ हो रहा है। गुंजन पलंग पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट और थकावट साफ झलक रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो अपने हाथों को बार बार देख रही थी, जैसे कुछ छूट गया हो। भाभी, ये क्या हाल बना रखा है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सावित्री ने गुंजन के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन गुंजन के चेहरे पर डर और बेचैनी थी। उसके शब्द बिखरे हुए और असमंजस भरे थे। मेरा बच्चा, मैंने उसे देखा था, वो मुझे पुकार रहा था। गुंजन, इस कमरे में कोई नहीं है। देखो, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम खुलकर मुझे बता सकती हो, क्या तुम किसी के दबाव में आकर ये सब कर रही हो? नहीं, वो अभी भी यही है। वो तुम्हें देख रहा है। उस रात जब मैंने परछाई देखी, उसने मुझे बुलाया। वो बच्चा, उसने कहा, माँ मेरे पास आओ। और फिर खून, लाल कदमों के निशान। वो आएगा, वो रात को जरूर आएगा। क्या? लेकिन भाभी, ये कैसे हो सकता है? तुमने कहा था कि तुम्हारा बच्चा गायब हो गया। फिर ये बात तुम नहीं समझोगी सावित्री। वो मेरे साथ है, हर जगह। उसकी आवाज, उसकी परछाई, वो हर रात आता है। कभी मुझे बुलाता है, कभी रोता है। गुंजन का शरीर कांप रहा था। वो अपने पैरों को घुटनों से लपेटे बैठी थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बचने की कोशिश कर रही हो। सावित्री ने उसकी नब्ज जांची। भाभी, तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे लगता है ये सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। मैं यहाँ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक नहीं होगा सावित्री, तुम नहीं जानती। ये सब कालिंदी का काम है। वो मुझे ले जाएगी। उसने कहा है, तेरे बच्चे की जगह अब तुझे जाना होगा। कालिंदी? कौन कालिंदी? भाभी, ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। तुम्हारे दिमाग पर गहरे सदमे का असर हुआ है। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाई लाती हूँ। दवाई काम नहीं करेगी सावित्री, मैं श्रापित हूँ। ये सिर्फ शुरुआत है। भाभी, ये सब क्या बड़बड़ा रही हैं? बच्चा, लाल निशान, और अब ये कालिंदी कौन है? सावित्री समझ गई कि ये कोई साधारण समस्या नहीं है। उसने अपने बैग से अपनी नोटबुक निकाली और गुंजन के लक्षण लिखने लगी। हर छोटी बड़ी बात वो दर्ज कर रही थी। इसका मतलब गुंजन जिससे डरती है वो रात को आएगा, और आज रात मुझे चौकन्ना रहना होगा। मुझे कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। रात गहरी हो चुकी थी। घर के सभी लोग सो चुके थे,
लेकिन सावित्री को नींद नहीं आ रही थी। सावित्री कमरे में अपने नोटबुक में लिख रही है, लेकिन हवाओं की गूंज और हल्की फुसफुसाहटों ने माहौल को भयानक बना दिया था कि तभी अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। ये आवाजें, इतनी देर रात खिड़की पर कौन हो सकता है? कौन है? सावित्री ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। आंगन में हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। तभी उसे वहां पर एक परछाई दिखी। ये कौन हो सकता है? इस वक्त बाहर कौन है? जैसे उसने ध्यान से देखा, वो परछाई घर के पुराने मंदिर की ओर बढ़ने लगी। बिना किसी हिचक के सावित्री ने दरवाजा खोला और उसके पीछे पीछे चल दी। मंदिर तक पहुंचने पर उसने देखा कि दरवाजे पर लाल कदमों के निशान थे। खून जैसा लगने वाला द्रव्य नीचे बह रहा था। सावित्री ने झुककर उसे छूना चाहा, लेकिन तभी माँ, मेरे पास आओ माँ। सावित्री ने देखा कि मंदिर के भीतर दीवारों पर खून से बने अजीब चिन्ह थे। वहां एक पालना था जो धीरे धीरे हिल रहा था। कौन है यहाँ? कौन ये सब कर रहा है? जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। सावित्री ने कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने पालने के भीतर झांका, उसे वहां एक कंकाल दिखा। बच्चे के कंकाल का एक हाथ उसकी ओर बढ़ा हुआ था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सावित्री पीछे हटने लगी, लेकिन तभी मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। वो भागने की कोशिश कर रही थी जब उसकी आंखों के सामने लाल रोशनी चमकी। मंदिर में अचानक एक चेहरा प्रकट हुआ। ये कालिंदी का चेहरा था। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से जल रही थी। वो सावित्री की ओर बढ़ रही थी। ये श्राप मैंने दिया है, लेकिन ये दर्द तुम सब ने मुझे दिया था। अब कोई इसे नहीं रोक सकता। सावित्री ने अपने पूरे दम से चीख मारी और दरवाजा खोलने की कोशिश की। किसी तरह वो बाहर निकली और भागकर घर पहुंची। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तुम भी देखाई है ना? अब तुम जान गई कि ये सब सच है। गुंजन के साथ घर के बाकी लोग भी बाहर आ गए। सावित्री का शरीर मानो जम सा गया हो। उसकी बोलती बंद थी। क्या हुआ सावित्री? तुम यहाँ आंगन में क्या देखा तुमने? कुछ बोलती क्यों नहीं? सावित्री, चुप क्यों हो? माँ कुछ पूछ रही है। वो कालिंदी कालिंदी। सावित्री को अब एहसास हो गया था कि ये घटना सिर्फ कल्पना नहीं थी। वो गुंजन की बातों पर यकीन करने लगी, लेकिन सवाल ये था कि क्या वो घर वालों को सच बता पाएगी? आखिर कौन है ये कालिंदी और क्या श्राप दिया है उसने भीड़ वाला को? सावित्री कैसे पहुंचेगी कालिंदी तक? जानने के लिए सुनते रहिए कालिंदी की श्राप।